फिल्म की शुरुआत एक स्क्रीन से होती है जिस पर विनाश की उलटी गिनती चल रही है। सीन में बूढ़ा फ्रैंक वॉकर कैमरे के सामने बैठा अपनी कहानी रिकॉर्ड कर रहा है। वह उदास है और कहता है, दुनिया खत्म होने वाली है। तभी पीछे से केसी न्यूटन की आवाज आती है। वह उसे टोकते हुए कहती है, इतनी नेगेटिव बातें मत करो, लोगों को डराओ मत, कहानी उम्मीद के साथ सुनाओ। फिर केसी कहती है, रुको, पहले मुझे अपनी कहानी सुनाने दो। कहानी पीछे जाती है साल 1964 में। नन्हा फ्रैंक वॉकर एक भारी बैग लेकर न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में आता है। वह वहां जज डेविड निक्स को अपना आविष्कार दिखाता है, एक जेट पैक। निक्स पूछता है, क्या यह काम करता है? फ्रैंक जवाब देता है, पूरी तरह नहीं, लेकिन यह मजेदार है और लोगों को इंस्पायर करेगा। निक्स उसे रिजेक्ट करते हुए कहता है, जब यह काम करे तब आना। वहीं पास में एक छोटी लड़की खड़ी होती है, एथेना। वह फ्रैंक को ध्यान से देख रही होती है। बाहर उदास बैठे फ्रैंक के पास आकर एथेना उसे एक छोटा सा पिन देती है और इशारे से अपने पीछे आने को कहती है। फ्रैंक उसका पीछा करते हुए इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड राइड में छिपकर बैठ जाता है। नाव चलते चलते एक खास पॉइंट पर पहुंचती है। पिन मशीन को स्कैन करता है और अचानक रास्ता बदल जाता है। नाव एक लिफ्ट में चली जाती है और नीचे अंडरग्राउंड स्टेशन पर पहुंचती है। इसके बाद फ्रैंक एक कैप्सूल में बैठता है जो उसे दूसरी दुनिया में ले जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है विशाल सफेद इमारतें, हवा में उड़ती ट्रेनें और रोबोट्स। ऊपर से एथेना और निक्स उसे देख रहे होते हैं। फ्रैंक का जेट पैक अब पूरी तरह काम करने लगता है और वह हवा में उड़ने लगता है। अब कहानी आज के समय यानी 2015 में आती है। केसी न्यूटन अब एक टीनेजर है। स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं कि दुनिया कैसे बर्बाद हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, युद्ध और भूखमरी। केसी हाथ उठाकर पूछती है, हम जानते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए हम कर क्या रहे हैं? टीचर के पास कोई जवाब नहीं होता। केसी के पिता नासा में इंजीनियर हैं। सरकार के पास पैसा न होने की वजह से नासा का लॉन्च पैड बंद किया जा रहा है। केसी नहीं चाहती कि यह सब यूं ही खत्म हो जाए। रात में वह चुपके से लॉन्च साइट पर जाती है। अपनी ड्रोन तकनीक से वह वहां लगी बड़ी क्रेनों को जाम कर देती है ताकि काम रुक जाए, लेकिन इसी दौरान पुलिस उसे पकड़ लेती है। केसी के पिता उसकी जमानत कराकर उसे जेल से छुड़ा लेते हैं। पुलिस ऑफिसर जब उसका सामान लौटाता है तो उसमें एक अजीब सा टी निशान वाला पिन भी होता है। केसी तुरंत कहती है, यह मेरा नहीं है। जैसे ही वह पिन को छूती है, वह अचानक एक गेहूं के खेत में पहुंच जाती है। उसे हवा और धूप साफ महसूस होती है। पिन छोड़ते ही वह वापस पुलिस स्टेशन में आ जाती है। घर पहुंचकर केसी बार बार पिन को छूती है। हर बार उसे एक फ्यूचरिस्टिक शहर दिखाई देता है, टुमोरोलैंड, लेकिन हकीकत में वह अपने ही घर में होती है। इसी वजह से वह चलते हुए दीवारों से टकराती है, सीढ़ियों से गिर जाती है और पानी के तालाब में पैर रख देती है, जो उसे भविष्य में ठोस जमीन दिखाई दे रही थी। एक बार पिन में वह देखती है कि एक रॉकेट उड़ रहा है और एथेना उसे बुला रही है, लेकिन तभी पिन की पावर खत्म हो जाती है। पिन के बारे में जानकारी पाने के लिए केसी इंटरनेट खंगालती है। उसे ह्यूस्टन की एक दुकान ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का पता मिलता है और वह बस से वहां पहुंच जाती है। दुकान के मालिक ह्यूगो और उर्सुला अजीब बर्ताव करते हैं। वे केसी से पूछते हैं, तुम्हें यह पिन किसने दिया? अचानक दोनों बंदूक निकाल लेते हैं और केसी पर हमला कर देते हैं। तभी खुलासा होता है कि वे इंसान नहीं बल्कि ऑडियो एनिमेट्रॉनिक्स रोबोट हैं। इसी दौरान एथेना दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। वह कराटे और हाईटेक गैजेट्स की मदद से दोनों रोबोट्स को बुरी तरह हरा देती है। इसके बाद वे दुकान में बम ब्लास्ट कर केसी के साथ वहां से भाग जाती है। केसी और एथेना एक चोरी की गाड़ी में भागते हैं। केसी डरी हुई है। तब एथेना उसे सच्चाई बताती है। वह एक रिक्रूटर रोबोट है जिसका काम ऐसे ड्रीमर्स को ढूंढना है जो दुनिया को बचा सकें। पिन उसी ने केसी को दिया था। एथेना बताती है कि अब केसी को फ्रैंक वॉकर की मदद चाहिए क्योंकि फ्रैंक टुमोरोलैंड जाने का रास्ता जानता है। वे फ्रैंक के सुनसान घर पहुंचते हैं। फ्रैंक अब बूढ़ा और चिड़चिड़ा हो चुका है। उसने अपने घर को पूरी तरह एक किले में बदल रखा है। फ्रैंक केसी को भगा देता है, लेकिन केसी चालाकी से घर के गेट पर आग लगाकर उसका ध्यान भटका देती है और अंदर घुस जाती है। केसी फ्रैंक को पिन दिखाती है। फ्रैंक उसे बताता है, टुमोरोलैंड अब वैसा नहीं है जैसा पिन में दिखता है। वह सिर्फ एक विज्ञापन था, हकीकत नहीं। वहां अब कुछ भी नहीं बचा। तभी घर के बाहर सीक्रेट सर्विस के लोग पहुंचते हैं। जल्दी ही पता चलता है कि वे इंसान नहीं बल्कि हत्यारे रोबोट हैं जिन्हें गवर्नर निक्स ने भेजा है। रोबोट्स घर पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक का घर किसी जासूसी फिल्म जैसा है। सीढ़ियां जाल बन जाती हैं, दरवाजे बिजली फेंकते हैं। फ्रैंक और केसी मिलकर रोबोट्स को चकमा देते हैं और उनसे बचते रहते हैं। आखिर में वे बाथरूम तक पहुंचते हैं। फ्रैंक केसी से कहता है, लेट जाओ। पूरा बाट अब रॉकेट की तरह घर से लॉन्च होता है और वे उड़ते हुए दूर एक झील में जा गिरते हैं। एथेना गाड़ी लेकर आती है और उन्हें पिक करती है। वे एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं।
और सेकंड्स में पेरिस पहुंच जाते हैं। वे एफिल टावर के ऊपर जाते हैं। फ्रैंक एक पुरानी चाबी लगाता है। इसके साथ ही एफिल टावर के अंदर एक गुप्त कमरा खुल जाता है। वहां थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन और जूल वर्ने के पुतले लगे होते हैं। फ्रैंक बताता है कि इन चारों ने मिलकर टुमारोलैंड बनाया था। तभी एफिल टावर 2 हिस्सों में खुलता है और नीचे से एक विशाल रॉकेट बाहर निकलता है। वे रॉकेट में बैठते हैं और अंतरिक्ष की ओर लॉन्च होते हैं। यह पूरा पल एक शानदार विजुअल बन जाता है। डायमेंशन पार करने के बाद वे टुमारोलैंड पहुंचते हैं। लेकिन जैसा केसी ने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। वहां सब कुछ टूटा फूटा है, गंदगी फैली हुई है और कहीं कोई चहल पहल नहीं दिखती। वहीं उन्हें डेविड निक्स मिलता है, वही जज जो अब गवर्नर बन चुका है। उसने अपनी उम्र रोक रखी है। वह फ्रैंक से नफरत करता है क्योंकि फ्रैंक ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसने उसकी दुनिया का राज सबके सामने खोल दिया था। डेविड निक्स उन्हें एक विशाल मशीन के पास ले जाता है जिसे मॉनिटर कहा जाता है। फ्रैंक बताता है कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो टैकियॉन्स, समय से तेज चलने वाले कणों के जरिए भविष्य देख सकती है। मॉनिटर दिखा रहा होता है कि 68 दिनों में दुनिया खत्म हो जाएगी। केसी गौर करती है कि जब वह भविष्य की तस्वीर देख रही होती है तब तबाही का प्रतिशत थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि मॉनिटर सिर्फ भविष्य देख नहीं रहा बल्कि उसे बना भी रहा है। केसी अपनी थ्योरी बताती है। यह मशीन एक विशाल एंटीना की तरह काम कर रही है और पृथ्वी के लोगों के दिमाग में लगातार डर और निराशा भेज रही है। लोग सोचने लगते हैं कि जब दुनिया खत्म ही होने वाली है तो कोशिश क्यों करें। इसी सोच की वजह से तबाही सच होती जा रही है। केसी कहती है कि अगर मॉनिटर को नष्ट कर दिया जाए तो यह सिग्नल बंद हो जाएगा और इंसान फिर से उम्मीद करना शुरू कर देंगे। निक्स को उसकी बात बकवास लगती है। वह एक पोर्टल खोलता है और उन्हें वापस पृथ्वी पर फेंकने और मारने का आदेश देता है। फ्रैंक और निक्स के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। वहीं केसी और एथेना पोर्टल के पास एक बम फेंकने की कोशिश करते हैं ताकि मॉनिटर नष्ट हो जाए। इसी दौरान निक्स अपनी प्लाज्मा गन से फ्रैंक वॉकर पर गोली चलाता है। एथेना बीच में कूद जाती है और गोली उसे लग जाती है। उसका सिस्टम फेल होने लगता है। एथेना जमीन पर पड़ी होती है। फ्रैंक उसके पास पहुंचता है। एथेना कहती है, मैंने लॉक चेक किए, तुम बचपन में सही थे। मैं तुम्हें पसंद करती थी लेकिन मुझे प्यार का मतलब नहीं पता था क्योंकि मैं मशीन हूं। फ्रैंक रोने लगता है। एथेना उससे कहती है कि उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन करे और उसे बम की तरह इस्तेमाल करे। फ्रैंक जेट पैक से हवा में उड़ता है, एथेना के शरीर को पकड़ता है और उसे आसमान में बने मॉनिटर की ओर फेंक देता है। एथेना के शरीर में जोरदार धमाका होता है। मॉनिटर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। भारी मशीन नीचे गिरती है और निक्स उसके नीचे दबकर मर जाता है। मॉनिटर के नष्ट होते ही पृथ्वी के खत्म होने की भविष्यवाणी गायब हो जाती है। भविष्य फिर से अज्ञात हो जाता है और यही उम्मीद की शुरुआत है। फ्रैंक वॉकर और केसी न्यूटन टुमारोलैंड में ही रुक जाते हैं। वे वहां की टूटी मशीनों को ठीक करना शुरू करते हैं और दुनिया को दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं। वे एथेना जैसे नए रोबोट बनाते हैं लेकिन इस बार वे सैनिक नहीं होते। वे बच्चों के रूप में बनाए जाते हैं ताकि वे उम्मीद और संभावनाओं का प्रतीक बन सकें। आखिरी सीन में फ्रैंक और केसी उन नए रोबोट बच्चों को नए पिन देते हैं। फ्रैंक उनसे कहता है, जाओ और उन लोगों को ढूंढो जो हार नहीं मानते, संगीतकार, कलाकार, वैज्ञानिक या वे लोग जो बस सपने देखते हैं। फिल्म का आखिरी शॉट वही होता है जो शुरुआत में था। गेहूं के खेत में बहुत सारे नए रोबोट बच्चे अपने अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है।